अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। हमेशा याद रखें कि हम सब का एक इंडिविजुअल रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर हम सब यही सोचने लग जाएं कि दूसरे अपना काम करें और हमें कुछ नहीं करना पड़े और हम जो कर रहे हैं बस करते रहें, तो इस तरह से कभी भी हम माशरे को बेहतर नहीं कर सकते। अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने मुल्क की बेहतरी कर सकें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा कर सकें और एक्चुअली में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स के ऊपर ला सकें, तो अपने आप से शुरुआत करें। रोज कोशिश करें, फैसला करें कि मैं कल से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करें, बगैर इस उम्मीद के कि दूसरा भी वही चीज करे। अगर किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हैं, अगर उसे रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वही चीज खुद रिपीट ना करें। और अगर हम सब ये फैसला कर लें तो आई थिंक जिंदगी और दुनिया दोनों ही काफी बेहतर और आसान होने लगेंगी। आगे बढ़ते हैं एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमानत रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, हाजत रवाई करता है और किसी मुश्किल और किसी मसले में उसकी मदद करता है, आपने फरमाया गोया कि वो सारी ज़िंदगी इबादत में रहा। यानी अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा अजर है कि अगर कोई अपने भाई की मदद करता है तो आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे देगा, या 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, या 1 महीना खर्च कर देगा, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा अजर उसको अता किया जा रहा है और कितनी बड़ी खुशखबरी उसके लिए कि गोया कि सारी जिंदगी उसने इबादत में गुजार दी। अब इबादत किसकी करनी है? इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल ने हमें यह बताया कि अपने एक मुसलमान भाई की मदद करना और उसका ताउन करना और किसी ज़रूरत और मोहताजी और हाजत में उसकी हाजत रवाई करना, ये सारी ज़िंदगी की इबादत गोया उसने कर ली। यानी एक शख्स है 60 साल 70 साल की ज़िंदगी वो पाता है, तो गोया कि 70 साल उस शख्स ने इबादत की अल्लाह की। हालांकि हम अगर इबादत करना भी चाहें तो हम अल्लाह की इतनी इबादत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ हमारी फितरी एहतियाजात भी हैं, यानी मजबूरियां भी हैं। हमने खाना भी है, पीना भी, हमने सोना भी है, हमने सफ़र करना है, हमने दीगर मामलात को भी लेकर चलना होता है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर हम अपने एक भाई की मदद करते हैं तो वो मदद गोया कि ऐसी है कि जैसे हमने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी है। और ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है। तो कोशिश कीजिए, आपका भाई जो वाकई किसी मजबूरी का शिकार है, ज़रूरत में मुब्तला है और कोई मसला, कोई मुसीबत और कोई मुश्किल उस पर आन पड़ी है, तो अपने उस भाई की ज़रूर मदद कीजिए ताकि हमें वो सवाब मिल जाए और वो इनाम मिले कि जो रसूलुल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है। तो जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएं, ये भी मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आई थिंक जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे बहुत सारे डिफरेंट ख्यालात होते हैं। वी कैन चूज़ फ्रॉम दैट। हमें पिछले दिन की कुछ चीज़ें याद आ रही होती है, परेशानियां कई दफ़ा याद आ रही होती हैं, स्ट्रेसेस याद आ रहे होते हैं, लेकिन उन सबको एक तरफ रख के मेरी हमेशा कोशिश रही है कि सुबह उठने के बाद अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। आप जिन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हैं को सबसे पहले आप याद करें और अल्लाह ताला का बहुत बहुत दिल से शुक्र अदा करें उन सब चीज़ों के लिए जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, उन सब लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। और आई थिंक जब आप दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पे, एक अच्छे ख्याल के साथ कर लेते हैं, तो आपको बाकी का दिन आपके लिए आसान होता जाता है। आपको अगर कोई परेशानी या स्ट्रेस होता भी है तो वो भी आपको आसान लगने लगती है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है लाइफ में कि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, और ज़िंदगी इस तरह की होती है, तो उन सबको एक तरफ रखकर अच्छे ख्यालात, एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ दिन का आगाज़ करें। कोशिश करें अपने पूरे दिन के थ्रू आउट उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपके पास हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में दी हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो कि आपके पास नहीं है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज वेदर। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही दर्जा हरारत में जो है वो कमी वाक़या हुई है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रात के पहर में जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, खुनकी वाली हवाएं चलती हैं और इस बात की बार बार खुशखबरी देती हैं कि सर्दियां जो हैं वो आ चुकी हैं। तो शहर फैसलाबाद जो है वो किसी हद तक गर्म कपड़े जो हैं वो भी निकालना शुरू कर दिए। उसके साथ साथ ठंड से बचने के लिए जो है मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर है वो भी उनका भी आगाज़ कर दिया। उसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% है, जबकि हवाएं जो है 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और मौसम बदलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हवाएं हैं, जो जबकि हवाएं जब चलती हैं तो मौसम जो है शहर का वो बदलना शुरू हो जाता है। स्पेशली रात के वक्त में जो है मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा और खुशगवार हो जाता है, जबकि दिन के वक्त में कहीं ना कहीं सूरज मियाँ जो है आंखें भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ हल्की तपिश जो है महसूस की जाती है, लेकिन रात के औकात में जो है मौसम बिल्कुल ही बदल जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का जो है वो कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसमी तब्दीलियां जो हैं और आने वाले दिनों में जो है बारिश तो जरूर होगी, लेकिन ताहाल अभी तक इस तरह की कोई भी खुशखबरी नहीं। लेकिन हवाएं चलने की वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना मौसम की सूरत हाल तेजी से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली फैसलाबाद शहर में हम देख रहे हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, दिन ब दिन ठंड आपको महसूस होने लगी है। अगर पहले आप लोग पंखों का इस्तेमाल कर रहे थे तो आई थिंक अब आपको एटलीस्ट यही कोशिश होती है कि पंखा भी ना चलाया जाए, बिकॉज काफी सर्दी रात के वक्त स्पेशली होने लग गई है। एंड अच्छी बात है फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं तो हमें गर्मियों की भी शिद्दत महसूस होती है और बारिशें कम ही फैसलाबाद शहर का रुख करती हैं, और कंपैरेटिवली स्पेशली अगर आप कंपेयर करें दूसरे पंजाब के शहरों से या हमारे इस रीजन के अगर आप दूसरे शहरों से कंपेयर करें तो आपको रियलाइज होगा कि फैसलाबाद शहर में कंपैरेटिवली कम बारिशें होती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब मौसम तब्दील होता है और सर्दियां आपके करीब आने लगती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फैसलाबाद शहर के शहरियों को एटलीस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये मौसम सबसे अच्छा होता है। आप वॉक कर सकते हैं बाहर, आप अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजार सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो एक ठंडी सर्द हवा और एक खुली फिजा में बैठना आई थिंक हम सबको अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फाइनली सर्दियां जो है फैसलाबाद शहर का रुख कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ मैं कि कल अगर आप फॉलो करते हैं हमारे शो को तो आपको पता होगा कि कल हमने दूसरी दफा शो किया जिसके अंदर लाइव कॉल्स के थ्रू आप लोगों की कंप्लेंट्स कंसर्न्स हमारे शो में ली गई। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से ये एक पैटर्न और एक सीरीज हमारे प्रोग्राम में डेवलप हो गई है जहां पर आप लोगों के मसाइल को हल करना हम कोशिश करते हैं, आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करवाते हैं इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर्स के साथ जो कि एक्चुअली में एक इम्पैक्ट ला सकते हैं आपकी जिंदगी में, बहुत सारे और लोगों की जिंदगी में एक्चुअली में डिफरेंस और तब्दीली ला सकते हैं। और कल भी हमारी यही कोशिश रही। सिटी एट 10 में हमारे साथ सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक मौजूद थे जिन्होंने लाइव कॉल्स के थ्रू आप लोगों से बातचीत की। लाइव कॉल्स में आपकी कंप्लेंट सुनी, उन्होंने आपकी कंसर्न सुनी, कुछ ऐसे केसेस के बारे में भी बातचीत की गई जो कि जिनकी या तो एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज करने में मसाइल पैदा हो रहे थे, या फिर कुछ इस तरह के केसेस के बारे में भी बात की गई जो कि एक्चुअली में काफी अरसे से फाइल हो चुके थे, रजिस्टर हो चुके थे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई उस तरह से नहीं की जा रही थी या फिर वो अपडेट लेना चाह रहे थे। उनकी पूरी टीम भी कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी बिहाइंड द सीन्स, जो कि फौरी तौर पे नोट डाउन कर रहे थे आपकी कंसर्न्स को, एफआईआर नंबर्स आप लोगों से ले रहे थे, थाने के हवाले से भी आप लोगों से सवालात किए जा रहे थे। एंड ऑफकोर्स ये एक कोशिश थी सिटी 41 के प्लेटफॉर्म की तरफ से एंड ऑल्सो सीपीओ फैसलाबाद और उनकी टीम की तरफ से आपके मसाइल, आपके कंसर्न्स सुनने की एंड वो राब्ता, एक कम्युनिकेशन लिंक दोबारा से कायम करने की आप लोगों के दरमियान और उनके दरमियान, और जो शहरियों के मसाइल है उनको एक्चुअली में हल करने की कोशिश की गई। आप जिस तरह से देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वीडियो भी मौजूद है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि पर्सनली मुझे लगी है कि ना सिर्फ कल कॉल्स ली गई जिस पर एफआईआर नंबर्स पूछे गए, जो डिफरेंट केसेस थे उनके हवाले से इंफॉर्मेशन ली गई, कुछ एफआईआर जो कि दर्ज नहीं हो पा रही थी कुछ रीजंस की वजह से, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली गई। और फौरी तौर पे हमारा प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले सीपीओ फैसलाबाद की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी थी मौके पर, दो जगह पर, जहां पर जाते ही उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और बातचीत की उन लोगों से जो कि एक्चुअली में अफेक्टेड थे उन केसेस के हवाले से, जो वीडियो कल हमारे प्रोग्राम के एंड पर एक्चुअली में चलाई भी गई थी। एंड आज भी कुछ फॉलो अप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ इस हवाले से। कुछ एफआईआर जो कि दर्ज नहीं हो पा रही थी वो भी दर्ज हो चुकी हैं, और उसी के साथ कुछ केसेस जो कि जिनकी एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई या तो स्लो थी या तो उस तरह से नहीं की जा रही थी, वो भी अब हो चुकी है। और आई डू थिंक यही इम्पैक्ट
हर कोई चाहता है कि हम देख पाएं एक्चुअली विजिबल इम्पैक्ट। एंड आई थिंक कल हमारे प्रोग्राम में यही कोशिश रही और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ CPO फैसलाबाद और उनकी टीम को और हमारे मॉर्निंग शो की टीम को भी, जिन्होंने इतनी मेहनत से इसको कोऑर्डिनेट किया, इसको ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से एक्चुअली में लोगों की जिंदगी में उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आज की हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ। और आज की हमारी पहली टॉप स्टोरी, फैसलाबाद बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के पास होते हैं क्या मौके। सरकारी स्कूलों में उस्तादजा की कमी, बच्चों को मुश्किलात का सामना। जी, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हीं के हवाले से बातचीत करेंगे तो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसके साथ राव जमील अफसर साहब भी मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम भी हैं और करियर काउंसलर भी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं सर शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। ऑफकोर्स जिस तरह से हमारी टॉप स्टोरीज में बात की एंड उससे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओवरऑल अपने एजुकेशन सिस्टम की, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और किस तरह के डिफरेंट इशूज स्पेशली करियर काउंसलिंग को लेकर हमारे मुल्क में हमारे एजुकेशन सिस्टम में मौजूद हैं। जहांगीर, आज की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लॉस्ट नजर आते हैं पाकिस्तान में। एक तरह की फील्ड्स और डिग्रीज में अगर आप देखें तो इतने लोगों का इंटरेस्ट होगा कि आपको जगह नहीं मिल रही होगी, एंड एट द सेम टाइम इस तरह की डिग्रीज होंगी जिसमें आप 10 बच्चे पूरे नहीं कर पा रहे क्लासेस के लिए। क्यों इतना डिफरेंस है और क्यों आज भी हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में, हम सोशल मीडिया के वक्त में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए कि किस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए? अच्छा फातिमा, देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो बच्चों को लकीर का फ़कीर बना रहा है, और हमारा एग्जाम सिस्टम भी, और उसके अलावा उसके बाद जो कैरियर की सिलेक्शन है। अब देखिए, कैरियर की सिलेक्शन तो आपने स्टडी के बाद करनी है, लेकिन स्टडी उससे रेलेवेंट होगी तो आप अपना जो पसंदीदा कैरियर है उसको अचीव कर सकेंगे। अब मसला यह है कि हमारे यहाँ बच्चों की ग्रूमिंग ही इस तरह से कभी नहीं की गई कि उनको स्टार्ट में ही टारगेट सेटिंग की तरफ और गोल अचीवमेंट की तरफ लेकर आया जाए। बच्चों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक सिर्फ 2 चीज़ों का पता होता है कि यहाँ डॉक्टर है, यहाँ इंजीनियर है। शायद ऐसा लगता है उनको कि इन दोनों से बाहर जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारा चूंकि एग्जाम सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को वो इतनी भागदौड़ लगा देता है नंबर की, और बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हमारे फेल होते हैं सिर्फ इसी वजह से कि क्योंकि उनकी अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं होती जिस तरफ उनको भेज दिया जाता है। अब देखिए, साइंस साइंस साइंस, हमारे पेरेंट की ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा साइंस पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अच्छा, पेरेंट्स का भी कसूर इस तरह से नहीं है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में उनकी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग वो की नहीं गई। अब देखिए, अब जो बच्चा पढ़ रहा है अपने वालिदैन की विश पूरी करने के लिए साइंस, उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या होता है, एट द एंड फेल होता है। अब रिसेंटली जो रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का 2-3 दिन पहले, उसमें गो के बहुत अच्छे नताइज थे, 79% पास परसेंटेज थी ओवरऑल बोर्ड की, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे वेरी लास्ट जो 9th का था वो बहुत ही पुअर था, 43%। अच्छा, अब इसका मतलब कि इसमें से भी तकरीबन 21% बच्चे फेल हुए हैं। अच्छा, उनमें से मेजॉरिटी साइंसेस की होगी कि वो 21% जो फेल हुआ है बच्चा, जिनकी तादाद तकरीबन समझ लें 20,000 के करीब है, वो मोस्टली उनमें से 18,000 तो साइंस वाले होंगे। इसका मतलब है कि 18,000 बच्चा हमने वो साइंस पढ़ने के लिए भेजा जो साइंस के काबिल नहीं था या उनकी कैपेसिटी नहीं थी। उसके अलावा अगली स्टेज में आ जाती कि हमारा वो बच्चा जो पहले से डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब लिए है, उसके अगर तो फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर हैं, 90 से प्लस हैं, तो वो एंट्री टेस्ट की तैयारी करेगा मेडिकल और साइंस उसकी इंजीनियरिंग की। लेकिन जिसके नंबर कम है, सिर्फ 50-60% नंबर उसने फर्स्ट पार्ट में लिए हैं, तो वो सेकंड में रिजल्ट का वेट करता रहता है, 3-4 माह अपने ज़ाया कर देता है, गुजार देता है। उसका कोई माइंड मेकअप नहीं होता कि उसने आगे कहाँ जाना है। वो इंतजार में होता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं फलां डिग्री करूंगा, नहीं आया तो जहां दाखिला मिलेगा वो कर लूंगा। ये जब ऑप्शन आ जाती है कि जहां दाखिला मिलेगा वहां ले लूंगा, तो ये फेलियर स्टार्ट हो जाता है। अब देखें, बच्चे को पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, अंधाधुंध उसने सेवियां फेंकना शुरू कर दी, अपना एप्लीकेशन देना शुरू कर दी यूनिवर्सिटीज़ में, और उसको जहां पे एडमिशन मिला उसने ले लिया। इसका मतलब है कि वो फिर दोबारा एक नए फेलियर में चला गया। एक तो पहले एफएससी में वो फेल हुआ क्योंकि उसकी अपनी पसंद की डिग्री नहीं थी, उसका इंटरेस्ट नहीं था।
ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बायो नहीं पढ़नी थी, मैथ पढ़ना था, कुछ कहते हैं मैंने मैथ नहीं पढ़ना, बायो पढ़नी थी, कुछ इन दोनों तीनों से भागते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स से भी भागते हैं और कंप्यूटर। अच्छा, अब आगे आके ऑप्शन जो है वो फिर उनके पास, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पास इंजीनियरिंग, और अगर हम मेडिकल में फेल होते हैं, हम MBBS नहीं कर पाते क्योंकि उसकी सीट महज 4-5 हज़ार होंगी पूरे पाकिस्तान में। तो आप देखिए लाखों बच्चा पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक डिवीज़न से अगर इंटरमीडिएट में 60,000 बच्चा पास होकर आगे आ रहा है, तो पूरे फैसलाबाद की बजाय अगर पंजाब की बात करें तो वो तो लाखों में बन जाता है। अब लाखों बच्चों के लिए सिर्फ 4-5 हज़ार डॉक्टर्स की सीट मौजूद है, तो बाकी आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें अपने बच्चों को ये डिलीवर ही नहीं कर पाए कि 50 से ज़्यादा ऑप्शंस तो आपके फैसलाबाद में जिस यूनिवर्सिटी दे रहा है ना, एग्रीकल्चर की कई ऑप्शन। अच्छा, उससे बड़ा अलमिया यह है कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर एडमिशन करके क्लोज करके अगली क्लासेस बिठा चुकी हैं। अब वो बच्चे जो सिर्फ रिजल्ट के वेट में थे, वो एग्रीकल्चर की ऑप्शन मिस कर चुके, वो फास्ट यूनिवर्सिटी की मिस कर चुके, वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिस कर चुके। अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस, इसी तरह से इस्लामाबाद, लाहौर की कई यूनिवर्सिटीज वो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं आपके रिजल्ट आने से पहले। अब वो बच्चा जो सिर्फ रिजल्ट के इंतजार में बैठा है, तो अब उसके पास ऑप्शन वैसे ही हाफ से कम रह गई कि अब वो सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी में जा सकेगा, विमेन यूनिवर्सिटी में फीमेल जा सकेंगी, और इस तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज लाहौर या प्राइवेट सेक्टर। तो हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पहले ही बच्चों की खत्म कर दी क्योंकि हमारे यहाँ दोहरा तेहरा कई गुना में आ रहा है। अब कुछ यूनिवर्सिटी, अब देखिए HEC भी इसको रेगुलेट नहीं कर सकी कि सारी यूनिवर्सिटीज एक वक्त में एडमिशन क्यों नहीं करती। आधे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बेस पे जाके एडमिशन ले चुके हैं, वो एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, और वो बच्चे जो सिर्फ इंतजार में रहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो किसी प्राइवेट कॉलेज से BS कर लेंगे, वो बच्चों के लिए आपकी ऑप्शंस आधे से भी कम रह गई। और वो बच्चे वो होने हैं जिन्होंने कहना है जहां दाखिला मिल जाए उसी में हमारी किस्मत। हम सारा चीज किस्मत पे डाल देते हैं, खुद अपनी प्लानिंग कोई है नहीं। जीरो प्लानिंग की वजह से हमें पढ़े लिखे बेरोजगार इस सोसाइटी में भेज रहे हैं, क्योंकि आपने इररेलेवेंट डिग्री अगर करनी है, आपके इंटरेस्ट से, तो आप उसमें जॉब नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप आई थिंक ये जरा अंडररेटेड बात है और इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए, बट एक्चुअली में आपकी असल प्रोफेशनल जो जर्नी होती है वो आपकी डिग्री के बाद शुरू होनी होती है, और जब आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और आप थ्रू आउट योर डिग्री या एजुकेशन उसके लिए प्लान आउट नहीं करते, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जब आप ग्रेजुएट करते हैं। इसमें राजमीत साहब, कितना सच्चाई है कितनी इस बात में कि आपको अपना पाथवे शुरू से क्रिएट करना पड़ता है, और ऑल्सो रेलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी डिग्री को चूज करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम थैंकफुल आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया प्रोग्राम में। देखिए, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज आ पावरफुल वेपन। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि जिससे आप पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका हकीकी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तालीम की बुनियाद पे ही आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हमें और भी ऑप्शन पे काम करना चाहिए। जो आपका क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखें, ग्रेड 8 से मैं समझता हूं आपका पाथवे, आपकी डायरेक्शन स्टार्ट होनी चाहिए। होता ही है कि जो यूनिसेफ का एक आप समझे कि जो आदादोशुमार हो, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 44% वो पॉपुलेशन है जिनका ताल्लुक 5 to 16 ईयर एज ग्रुप से है। यानी आप समझे कि 50% जो आपकी पॉपुलेशन है, तो वो आपके वो बच्चे हैं कि जो 15-16 ईयर्स एज तक आते हैं, और इन्हीं बच्चों पे पाकिस्तानी कौम डिपेंड करती है। ये बच्चे पाकिस्तानी कौम का सरमाया है। अब हो ये रहा है कि जब एक बच्चा ग्रेड 8 में आता है या ग्रेड 9 में आता है, ग्रेड 10 में आता है, 11-12 में आता है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दूं मैं आपको कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। तो जो कैरियर काउंसलिंग है, ये एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा टूल है जिससे करिकुलम और प्रोफेशनल लाइफ का लिंक डेवलप होता है। देखें, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। उसमें आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आप मैकेनिक बनते हैं, आप इलेक्ट्रीशियन बनते हैं, आप इसी टेक्नीशियन बनते हैं, आप प्लम्बर बनते हैं, आप एक डिजाइनर बनते हैं, आप एक पेंटर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। आजकल पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया है, ई कॉमर्स है, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रेड 8 के बाद बच्चों को डायरेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। मैं ये समझता हूं
कि इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है कि पाकिस्तान के जो बच्चे, स्पेशली पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। फैसलाबाद में जरी यूनिवर्सिटी है, मुल्तान में जरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस जरी यूनिवर्सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे एग्रीकल्चर को आप अच्छे अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं? नहीं है। बच्चे करते क्या हैं, बच्चे एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद एडमिशन लेते हैं और उन बच्चों को सही तौर पे हुनर नहीं मिल पाता। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉर्स आपके पास रेलेवेंट जो इक्विपमेंट है या जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं फॉर एक्चुअली टीचिंग दैट डिग्री, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज बात करें करियर काउंसलिंग एंड ओवरऑल पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज एग्जिस्ट करते हैं। जहांगीर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बच्चे के लिए ये स्टेज होती है जब आप मैट्रिक and of course intermediate and then moving forward to the university, and I think that's where आप सबसे ज़्यादा lost महसूस करते हैं। आपके ओपिनियन में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज कहाँ पर होती है जहाँ पे बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए और उसके बाद उसका पाथवे मूविंग फॉरवर्ड डिसाइडेड होना चाहिए, या एटलीस्ट एक रफ आइडिया होना चाहिए बच्चे को? जो करियर काउंसलिंग है इसका आगाज़ स्कूल से होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा गैप है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है कि 5-6 लाख से ज़ायद इनके पास अफरादी क़ुव्वत मौजूद होने के बावजूद जहाँ पर ज़रूरत है करियर काउंसलिंग की, पूरे पंजाब में एक भी सीट करियर काउंसलिंग की मौजूद नहीं है। कभी भी जो सीईओज़ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है जिसको चेयर करते हैं, कभी तो सेक्रेटरी एजुकेशन और कभी वज़ीर तालीम, उसमें कभी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया कि बच्चों की करियर काउंसलिंग करना है और इसको किस तरह से आगे लेकर चलना है। उससे अगला स्टेप है कि जनाब कभी भी किसी स्कूल कॉलेज से इस तरह को प्राइवेट सेक्टर से जो लोग करियर काउंसलिंग कर रहे हैं वो अगर रब्ता करते हैं तो स्कूल वाले समझते हैं कि शायद ये किसी चीज़ की मशहूरी कर रहे हैं, किसी इदारे की मशहूरी कर रहे हैं, या शायद अपने बच्चे जो हैं वो सिक्योर करना चाह रहे हैं एडमिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसा नहीं होता। करियर काउंसलिंग का मकसद ये होता है कि बच्चों को राहें बताई जाएँ कि उसके आगे कौन कौन से पाथवे मौजूद हैं। देखिए, हमारे बच्चे को यही नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है और उस जगह तक पहुँचने के लिए कौन कौन से रास्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारा बच्चा जब डी ट्रैक होता है, जब गलत रास्ते पर चढ़ जाता है कि उसकी मंजिल कोई और होती है, उसकी कैपेसिटी कोई और होती है, वो किसी और रास्ते में चला जाता है, तो वो फिर समझ लें कि वो भूल भुलैया में चला जाता है। उसको पता नहीं चलता कि मैंने आगे जाके क्या करना है। सबसे पहली स्टेज है उसकी मैट्रिक की सिलेक्शन। जब 8th क्लास के बाद वो 9th में एडमिशन लेता है। हमारी पहली जो सेग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है फील्ड्स के हवाले से वो 9th में होती है, क्योंकि 8th तक हर बच्चा वो एक ही कोर्स पढ़ रहा होता है ना। तो 9th में आके जब सेग्रीगेशन होती है तो हमें ये महसूस होता है, सोसाइटी में ये लगता है कि शायद जो बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा वो नालायक है। हमारे यहाँ ये इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया गया है कि हम आर्ट्स पढ़ने को 9th में मायूब समझते हैं, और उस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते कि उनका बच्चा जनाब साइंस छोड़ के आर्ट्स में चला जाए। अगर टीचर किसी को मशवरा भी दे कि ये बच्चा साइंस में नहीं चलेगा, इसको आर्ट्स में भेज दें, ये फलां सब्जेक्ट में अच्छा जा सकता है, लेकिन पेरेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि शायद हमारा जो स्टेटस है सोसाइटी में वो डाउन हो जाएगा कि हमारा बच्चा साइंस नहीं पढ़ रहा। अब देखिए, आप अपने स्टेटस को लेकर अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। उसके 2 साल मैट्रिक के ख़राब होंगे और उसके 2 साल आगे इंटरमीडिएट के ख़राब होंगे, और ये 4 साल उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करेंगे। अगर आप उसको टेकअप करें अपने बच्चे को, और उसकी विश, उसकी विल पावर, उसकी कैपेसिटी, उसकी सलाहियतें, उन चीज़ों का अदराक करें, टीचर के साथ डिस्कस करें, कंसल्ट करें, फिर उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें। हम क्या करते हैं कि मैट्रिक इंटर अपनी मर्जी से उसको जीने के लिए मजबूर करते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी बेचारा या बेचारी वो रोता रहता है। अच्छा, ये बहुत मिसगाइडेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आई थिंक क्लैरिफाई करने चाहिए। एक तो कि आपकी डिग्री और आपके मार्क्स आपको डिफाइन नहीं करते फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो शुरू दिन से आप अच्छे नंबर लेना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक हार्ड वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड वुड यू एग्री विद दोज 2 स्टेटमेंट्स कि एक कि आपकी इंटेलिजेंस आपके नंबरों से नहीं डिफाइन की जा सकती, एंड दूसरा कि आपका हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस दोनों मैटर करते हैं। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं बट हार्ड वर्किंग अगर आप नहीं हैं तो प्रॉब्ली आपसे कहीं ना कहीं कोई बच्चा आगे निकल जाएगा, और अगर आप हार्ड वर्किंग हैं
तो आप जिंदगी में बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स टैकल कर पाएंगे, शायद उनसे ज्यादा जिनका आईक्यू ज्यादा हो, लेकिन हार्ड वर्क रियली पेज ऑफ। देखिए बेसिकली वो स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग होता है, ये बात तो कंफर्म है कि वो हमेशा लाइफ में कामयाब होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़हीन ना हो। तो जहानत राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आपके हार्ड वर्किंग है, दोनों का होना बहुत जरूरी है। अच्छा होता ही है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, लाइक 5 hours इन अ डे, 7 hours इन अ डे, लेकिन उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेहनती हैं लेकिन ज़हीन नहीं है। अच्छा देखें, जो आपकी इंटेलिजेंस है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट से आई डिसएग्री अ लिटिल, बिकॉज आई थिंक इंटेलिजेंस की जो अगर आप डेफिनेशन आप देखते हैं, और हर बच्चा अपनी तरह इंटेलिजेंट हुआ इन डिफरेंट डोमेन्स में भी, हो सकता है उसकी इंटेलिजेंस टाइप कुछ और हो सकता है किसी और चीज़ में उसकी, शायद वो लिखने में इतना अच्छा हो कि वो बहुत सारे और बच्चों से बेहतर हो। सो आई थिंक इंटेलिजेंस डिफरेंट डोमेन्स में आपको नजर आ सकता है। बेसिकली ना इंटेलिजेंस एक सॉफ्ट स्किल है। वी हैव 2 kinds ऑफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल्स। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सम सॉर्ट ऑफ IT टेक्नोलॉजी, यानी वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, जनरल इंटेलिजेंस के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या नहीं है। देखिए होता ही है कि हमने फिजिक्स पढ़ लिया, बायो पढ़ लिया, मैथ पढ़ा, इंग्लिश पढ़ी, पाक स्टडीज पढ़ ली, लेकिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी है उस तरफ नहीं आते। तो आप सही फरमा रही हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। देखें अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है और वो किस फील्ड में इंटेलिजेंट है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमें ये चाहिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, कि वो पर्सनालिटी ट्रेट्स को रिव्यू करें। देखें एज पर MBTI टेस्ट वी हैव 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। तो वो बच्चे जो एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, वो बच्चे जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो बच्चे जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो बच्चे जो घर बैठ के ऑफिस में बैठ के काम करना पसंद नहीं करते, इट मीन्स वो एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, वो हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और इसके अलावा स्कूल में होता ही है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रेड 8 से ऑनवर्ड्स कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। होता ही है कि टीचर्स बच्चों का सेल्फ रिव्यू नहीं करते और ना पेरेंट्स बच्चों का सेल्फ रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले वी शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ रिव्यू, सेल्फ असेसमेंट। हम स्टूडेंट्स की सेल्फ असेसमेंट करें, हम एनालाइज करें कि बच्चों के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या वो मेहनती हैं, क्या वो इंटेलिजेंट हैं और वो किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। देखें आप मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन आपकी क्लियर नहीं है, आपका पाथवे क्लियर नहीं है, तो इट मीन्स कि आपने सेल्फ रिव्यू नहीं किया, आपने असेसमेंट नहीं की। तो सबसे पहले आप असेसमेंट करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पाकिस्तानी एक ऐसी मईशत है जो डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लिस्ट डाउन करें डिफरेंट ऑप्शंस को, कि आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। आप एक लिस्ट बनाएं, लेट्स वी हैव 15 ऑप्शंस, ठीक है, वी हैव 10 ऑप्शंस। तो 10 ऑप्शंस के बाद मजीद अब शॉर्टलिस्ट करें कि ये मेरे लिए 5 अच्छे ऑप्शंस हैं। हम पहले काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम एक्शन प्लान नहीं बनाते, होता ही है कि हमें एक गलत कैरियर मिल जाता है। और देखें अब पाकिस्तान में हो ही रहा है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान की जो जॉब मार्केट है वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस तरह आपने ये सेक्टर्स मेंशन किया, आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट इवन नो कि ये एग्जिस्ट करते हैं। सो दे थिंक कि एक ही स्ट्रीम है, हमारे पास इंजीनियरिंग कर ली है तो भाई अब किसी इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम कर लेंगे, बट तो एक रास्ता आपके लिए लेट आउट नहीं है। तो हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैसल अशर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, इम्तियाज हुसैन बात कर रहा हूँ।
तो जी, मैं ये हेलो जी जी बिल्कुल बताएं, कुछ पूछेंगे कुछ शेयर करेंगे? जी, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जीसी यूनिवर्सिटी में बेटी कर रही है बीएस एजुकेशन जी जी, तो उसके तकरीबन कोई लास्ट सेमेस्टर रह गया है, तो मैं सर से ये सवाल करना चाह रहा था कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अक्सर मिसिंग हो जाती है कैरियर के वालिदैन से या जो भी है, मुझे इनकी बातें बहुत उस सिलसिले में मैं पूछना चाह रहा था कि बीएस एजुकेशन करने के बाद आगे बेटी के लिए कौन सा बेस्ट यानी कि तरीकाकार या उसके आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और डेफिनेटली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे शायद बहुत सारे और लोग जो कि शायद महसूस करें कि वो नॉट श्योर कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल की तरफ जाएं, एक ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे फैसलाबाद शहर से, जिनका सवाल था उनकी बेटी के हवाले से, जो कि इस वक्त बीएस एजुकेशन कर रही है जीसी यूनिवर्सिटी से, इफ आई एम करेक्ट। एंड उनका सवाल था कि व्हाट हैपेंस मूविंग फॉरवर्ड, और क्या डिफरेंट ऑप्शंस इस बच्ची के पास अवेलेबल होंगे। एंड आई थिंक ये सवाल का जवाब करते हुए शायद हम बहुत सारे और लोग जो कि कंफ्यूज हैं या आर लुकिंग फॉर सम गाइडेंस, उनकी भी हेल्प हो सकती है। अगर आप इस पर बात करना चाहें। जी, एक बड़ा चीज है, अगर आपका बेटा या आपकी बेटी बीएस एजुकेशन कर रही है तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले तो वो बीएस एजुकेशन पे फोकस करें और जो स्ट्रेंथ्स हैं एजुकेशन सेक्टर की उसको अंडरस्टैंड करें। होता ये है कि एडमिशन मिल गया बीएस एजुकेशन में, लेकिन हमने फोकस नहीं किया, जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो लूज हो गई और हमने अच्छे अंदाज में जो बुक्स है, आपका करिकुलम है, आपने रिसर्च नहीं की और आपकी जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा उस स्टूडेंट को कि सबसे पहले बीएस एजुकेशन जो आपका कोर्स है, जो आपकी कोर्स आउटलाइन है, उसको अच्छे अंदाज में स्टडी करे, समझे, उस पर ग्रिप लेके आए। और दूसरा, बीएस करने के बाद वो एमएस कर सकती हैं, वो पीएचडी कर सकती हैं और इसके अलावा वो पीएमएस का एग्जाम दे सकती हैं, सीएसएस कर सकती हैं, क्योंकि जब आप बीएस कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं मुकाबले के इम्तिहान में अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो आप बीएस एजुकेशन करें, उसमें अच्छे ग्रेड्स लेके आएं और इसके साथ साथ ड्यूरिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, ड्यूरिंग योर स्टडी, आप पार्ट टाइम कोई टीचिंग प्रोफेशन में या एजुकेशन सेक्टर में जॉब भी करें। क्योंकि होता ही है कि हम डिग्री ले लेते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जिस तरह घर में कुछ बच्चियां ट्यूशन पढ़ाती हैं और कुछ ऐसे सेंटर भी हैं जहां पे वो जॉब कर सकती हैं, तो एक लिहाज से उनके पास एक्सपीरियंस आएगा, वो अर्न कर सकती हैं और दूसरे लिहाज से उनकी स्किल एनहेंस होगी। एंड एक और चीज जिस पर मैं चाहूंगी कि हम बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शानदा बात कर रही हूँ जंग से। जी बताएं, कुछ पूछेंगी कुछ शेयर करेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि मैंने एसएससी किया अभी मेडिकल में और मेरा भी रिजल्ट आया, उसमें 800 मार्क्स है। तो मुझे पूछना था कि मैं अब आगे क्या करूं, क्योंकि मैंने पहले आर्मी में भी अप्लाई किया था, उसमें मेरा थोड़ा सा फॉल्ट था पाँव का, तो उस वजह से उन्होंने अनफिट कर दिया था। तो मैंने मेडिकल फील्ड में ही जाना है, पर हम लोग प्राइवेट सेक्टर की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे पूछना था भाई मैं किस साइड पे जाऊँ। मैंने नर्सिंग में भी अप्लाई करना था, उस की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से कम है, उस वजह से हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जिस तरह हमारी कॉलर जी देखें, आजकल ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना आपका फाइनेंस भी है। आपके मार्क्स 800 हैं या उससे प्लस हैं, अगर आप एमबीबीएस करते हैं किसी ऐसे प्राइवेट इदारे से, उसकी फीस है कम से कम 1 करोड़ रुपया। और अगर आपको मिलता है एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप 25 लाख में 30 लाख में कर सकते हैं। तो अगर आपका ताल्लुक एक पूर फैमिली से है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बजाय जाने के आप प्राइवेट सेक्टर कॉलेज में, तो आप और ऑप्शंस पे काम करें। फॉर एग्जांपल, आप फूड साइंसेज में आ सकती हैं, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में उस पर आप आ सकती हैं, और जो पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी है ज़री यूनिवर्सिटी, उसमें आप एडमिशन ट्राई करें, आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ साथ डी फार्मेसी है। और अगर आपके ग्रेड्स साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आपने बायो पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, लेट्स से आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो आप एनालाइज करें, सेल्फ रिव्यू करें कि किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं
और किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप है और किस सब्जेक्ट में आपका पैशन है कि ये मुझे पढ़ने में मेरे लिए आसानी पैदा कर सकता है, और फ्यूचर में अगर मैं बीएस करती हूं, मैं एमएस करती हूं, तो मुझे अच्छे अंदाज में मैं ग्रिप लूंगी, मेरे ग्रेड अच्छे आएंगे और मुझे जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ रिव्यू करें कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरा जो फाइनेंशियल रिव्यू है वो भी करें कि आप फीस अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं कर सकती। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास अब पैसे नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, आप किसी भी फील्ड में एज पर योर इंटरेस्ट आप एडमिशन लें और उसमें आके एक्सेल करें। आपने पहले मार्क्स कम लिए हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आपने मोटिवेट होना है, आपने मायूस नहीं होना। आप अब आगे बढ़ें, आप बीएस करें, आप एमएस करें, आप बी फार्मेसी करें, आप किसी भी प्रोग्राम में एज पर एडमिशन अवेलेबिलिटी एंड योर चॉइस आप एडमिशन ले लें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए होता ही है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ चांस, नॉट फॉर चॉइस। तो चांस के साथ साथ हमें ना चॉइस भी देखनी चाहिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एक स्ट्रीम लाइन्स आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जिनमें एक्चुअली में आप इंटरेस्टेड हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? महताब रसूल चिड़ियोर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, शेयर करेंगे? शेयर करूंगा कि ये जो इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे ने सिलेक्ट करनी है उसकी ना लाइन में कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए, जी तो जी। उसके बारे में ये कहता हूँ कि अक्सर वालिदैन ना पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि बच्चों को क्या गाइडलाइन दे। तो इसलिए ना ये जब बच्चा 9th में आता है ना, उस वक्त उसको ऐसी गाइडलाइन मुहैया की जाए स्कूल की तरफ से, इदारे की तरफ से, कि उसे उस लाइन पे वो चले, ताकि वो अपना फ्यूचर, कई बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती जिस वजह से उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो मेरी ये मशवरा है कि 9th से ना उनको गाइडलाइन दी जाए कि बच्चे को देखते हुए इस मुताबिक वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है चिन्योट से, जिन्होंने ओवरऑल एक sort of like just to make sure, and ये बहुत इंपॉर्टेंट है at the end of the day। जहांगीर, अपने डिस्कशन को रैप अप अगर हम करने की कोशिश करें, ऑफ कोर्स डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कहाँ पर हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है? एजुकेशन सिस्टम में जैसे पहले भी स्टार्ट में अर्ज किया कि करियर काउंसलर की ज़रूरत है, और जिस तरह से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन्होंने मुतारफ करवाए जो कि सिर्फ 8th क्लास तक स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं, इसी तर्ज पर सिर्फ 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए कोई और स्पेसिफिक सीट करियर काउंसलिंग दी जा सकती है, जिसमें 20-20 स्कूल्स का एक क्लस्टर बना दें, 30 स्कूल का क्लस्टर बना दें और एक वहां पर करियर काउंसलर रख दें कि वो हफ्ते में एक दिन जाकर एक स्कूल में जाकर करियर काउंसलिंग करे, सिर्फ 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों की। तो 8th क्लास तक जिस तरह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ने सेपरेट रखे हुए हैं, उनका टीचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, 8th तक स्कूलों की मॉनिटर करेंगे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिर्फ 8वीं तक। लेकिन अगर हम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अलग से कैरियर काउंसलर अगर तैनात कर दे गवर्नमेंट, ये पंजाब लेवल पर अगर हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि उन्हें हफ्ते में एक दिन कैरियर काउंसलिंग करवाने का मौका मिलेगा, डिस्कशन का मौका मिलेगा, और एक लेक्चर हफ्ते में उन्हें मिला करेगा कि फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब उनका, क्योंकि हर दौर में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज का क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। तो अब 2030 या उसके बाद की जो आ रही हैं इफेक्ट्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये साइंसेज नहीं है, उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें आपका बिहेवियर है, उसमें और चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि अब वो दौर नहीं रहा कि आपको टेक्निकल ही है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपको बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर AUs की तर्ज पर कैरियर काउंसलर हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में रख दिए जाएँ, तो हमारा बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा और बच्चों को स्टार्ट से ही एक अपना गोल और टारगेट सेट करने में हेल्प मिलेगी। सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस डिनाई नहीं की जा सकती। आपके पास PhD भी हो, बट अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो आप जॉब मार्केट में अपने आप को स्टैंड आउट नहीं करना। एक्चुअली में यू डू हैव टू रियलाइज कि आज जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मौजूद है दुनिया के अंदर, एजुकेशन सेक्टर, जॉब मार्केट के अंदर, यू नीड टू हैव सॉफ्ट स्किल्स। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पर आप काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते कोई ट्यूटर या बहुत अच्छी जगह पे काउंसलर, गो ऑनलाइन, फाइंड रिसोर्सेज, आपको गूगल पे, यूट्यूब पे हजारों रिसोर्सेज मिल जाएंगी। डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालेंगे। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी आज हमारा फर्स्ट हाफ एजुकेशन सेक्टर के हवाले से था, डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे आज के भाव। जी अली। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। अंडों के अलावा बकिया तमाम अशिया, मुर्गी हो या सब्ज़ी या हो फल, सबकी कीमतें जो है वो नीचे आई हैं, कीमतों में कमी वाक़ हुई है। अगर रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 4 रुपये किलो सस्ता होते 373 से 369 रुपये फ़ी किलो हो गया है। अंडों की कीमतों में इजाफा हुआ है, 2 रुपये इजाफे के बाद 239 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 2 रुपये सस्ता होने के बाद 86 से 84 रुपये किलो का हो गया है। आलू सफ़ेद 2 रुपये सस्ता होने के बाद 34 से 32 रुपये फ़ी किलो हो गया है। टमाटर 15 रुपये किलो सस्ता होने के बाद 190 से 100 जो टमाटर हैं वो 15 रुपये किलो सस्ते होने के बाद 190 से 175 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। अदरक चाइना 10 रुपये महंगा होते ही 320 से 330 रुपये फ़ी किलो हो गया है। अदरक थाईलैंड 15 रुपये किलो महंगा होते 335 से 350 रुपये का किलो हो गया है। लहसुन देसी सुर्ख जो है वो 20 रुपये महंगा होने के बाद 310 से 330 रुपये फ़ी किलो हो गया है। लीमू देसी 10 रुपये सस्ता होने के बाद 170 से 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फूल गोभी 5 रुपये महंगी होने के बाद 80 से 85 रुपये किलो में फ़रोख्त होगी। बंद गोभी जो है वो 115, अरवी 110, करेला 55, भिंडी तोरी 85, बैंगन 44 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मटर सब्ज़ 30 रुपये किलो सस्ता होने के बाद 285 से 255 रुपये फ़ी किलो का हो गया है। सेब काला कोल्हू 230, सेब गोल्डन 115 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होगा। केला जो है वो 4 रुपये महंगा होने के बाद 100 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अंगूर काला 230, अंगूर टाफ़ी 270, अनार कंधारी 220, अनार बदाना 460 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत जो है वो सब्जियों की और फलों की कीमतों में काफ़ी कमी आई है, जबकि अंडे जो अंडे हैं उनकी कीमत में 2 रुपये का जो है वो इजाफा देखा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली। इस अपडेट्स के लिए आप लोगों ने सुना कि मार्केट में क्या रेट्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आई थिंक इट्स ऑल ऑफ अस, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप ध्यान से देखें रेट लिस्ट को, और अगर आपको कहीं पर रेट लिस्ट लगी हुई नहीं नजर आती तो फौरी तौर पे उसको भी रिपोर्ट करें। कहीं पर लगता है आपको कोई ओवरचार्ज कर रहा है, वहां पर भी फौरी तौर पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए। वहां से खरीदारी मत करें जहां से आपको लगता है कि ओवरचार्ज किया जा रहा है। देखिए जब आप वहां से खरीद लेते हैं चीजें तो ऑफकोर्स फिर उनको लगता है कि हम अगर इस तरह से रेट्स को बढ़ाते रहेंगे तब भी खरीदार खत्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन चाहे ऊपर नीचे होती रहती है, प्राइसेस भी कम ज्यादा होती रहती है, इशूज आते जाते रहते हैं, बट मोस्टली आपको मार्केट के अंदर रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे और कम होते हुए नहीं नजर आएंगे। सो डेफिनेटली ये आपका हक है, आप शहरी होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से अदा करें। हो सकता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो बट और बहुत सारे लोग ना कर पाएं, तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि एक रेट को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है और आप उसमें किरदार अदा करते हैं। आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, फिर भी कोई चीज़ महंगी है अगर उसे मत खरीदें, ताकि दूसरे लोग जो कि शायद अफोर्ड ना कर सकते उनके लिए वो चीज़ रेंज में रहे और दुकानदार रेट्स को नॉर्मलाइज रखने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। आई थिंक डेंटल केयर इज समथिंग जो कि सेल्फ केयर से आई थिंक बिल के बाद शुरू करनी चाहिए। आई थिंक सेल्फ केयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ों पे एक वक्त में, आज के वक्त में हम फोकस करने की कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर सकें तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा और समझना होगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं, अपने बालों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, अपने ओवरऑल फिजिकल हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं, ऑफ कोर्स इन ऑल ऑफ दैट अपनी डेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। अब ऑफ कोर्स आप जब भी हम बात करते हैं ब्रशिंग टेक्निक्स की या हम बात करते हैं डिफरेंट टूथ ब्रशेस की जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आई थिंक ये सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है चूज़ करना कि व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। तो आज कोशिश करेंगे इसी को ब्रेक डाउन करें, डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करें, लेकिन ऑफ कोर्स फोकस रहेगा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर और किस तरह से आप बेहतर तरीके से अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर बशीर अहमद राना हमारे साथ है, प्रिंसिपल डेंटल सर्जन अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात करी थी कि डेफिनेटली आज के वक्त में डेंटल केयर ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट ऑल गोज बैक टू सेल्फ केयर। आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, मुझे ये बात पे मैं बिलीव करती हूँ, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते
तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अपना ख्याल रखेंगे तो आप लाइफ में सारा कुछ कर सकेंगे। ओवरऑल डेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले तो यह है कि डेंटिस्ट्री के नाते से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारा शुरू होता है खाने पीने से। हमें अगर हम इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक चलें तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हम जो भी चीज़ खाएं पिए उसके बाद कुल्ली करें। और दांतों की सफाई के नाते से हर चीज़ को जो भी हम मेंटेन करेंगे, स्पेशली जो भी स्टिकी चीज़ें हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं और कोई भी मिल्की चीज़ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो भी आप चीज़ लेते हैं उसके बाद ज़रूर कुल्ली करें। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी शुगर है या चीनी है इसको हमें कम करना चाहिए। और बाकी ब्रशिंग टेक्निक्स आती हैं, मिसवाक आती हैं। अगर हम मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही तो हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। बच्चों में आदत डालनी चाहिए। बच्चे अगर शुरू से आदत डालेंगे तो बच्चों को सफाई का पता चलेगा। उसके बाद ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, जब ब्रश करना है बच्चों के लिए अलहदा ब्रश आते हैं, बड़ों के लिए अलहदा है, तो उसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि बच्चों को एक हैबिट डेवलप होती है। अगर बच्चों के दांत ठीक हैं, प्राइमरी टीथ ठीक हैं, तो आपकी हर चीज़ जो मतलब मेन जो दांत आएंगे वो आपके लिए बेहतर होंगे। अच्छा, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चॉइस ऑफ ब्रश होती है। आपके पास एक सही टूथब्रश होना बहुत ज़रूरी होता है। किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें, बिकॉज हमारे यहाँ यही होता है कि अच्छा कलर अच्छा है, फॉर्म अच्छी है, बट क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके लिए? टूथब्रश आजकल मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। इसमें फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, सुपर सॉफ्ट है, हार्ड है। इसमें हर एक के लिए, बच्चों के लिए छोटे ब्रश आते हैं, एक कॉनिकल शेप ब्रश आते हैं, एक फ्लेक्सिबल आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गए हैं। तो उसमें सबसे यह है कि उसके जो फाइबर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट और मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए। हार्ड ब्रश से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। बच्चों की ओरल हेल्थ आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड वहीं पर आपके जो अगर आपकी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाएं तो वो आपको लॉन्ग टर्म में सर्व करती हैं। बच्चों के लिए क्या एडवाइस करेंगे, स्पेशली मदर्स को? सबसे पहले यह है कि बच्चों को, चूँकि आजकल हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा जो फीडिंग प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों के लिए, जो फीडर हैं हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वो फीडर लेना उसके लिए ज़रूरी भी है तो उसको बहुत मतलब लेटे हुए या उसको बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में नहीं देना चाहिए। जितना ज़्यादा फीडर मुंह में रहेगा उतने ज़्यादा दांत खराब होते रहेंगे। तो ये चीज़ है, अगर फीडर देना ज़रूरी भी है तो उसके बाद यह है कि बच्चों को उसी तरीके से, अगर छोटा बच्चा है निफल दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का है तो उसमें यह है कि जितना आप उससे बचेंगे, उसमें स्पेशल अगर आप फीडर दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं उसके अंदर चीनी ना डालें, तो चूँकि वो फिर उसके ऊपर डिपॉजिट होगी, वो आपके दांतों को ख़राब करेगी। अच्छा, शुगर इंटेक के हवाले से आपने बात की, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस डू हैव अ लॉट ऑफ शुगर इंटेक, और चाहे वो हम बड़ों की बात करते हैं या बच्चों की बात करते हैं, शुगर कितनी डेंजरस हो सकती है आपके दांतों के लिए और किस तरह से उसको मिनिमाइज किया जा सकता है डैमेज को? देखिए, ये तो हर एक का अपना है, लेकिन जितना इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना बेहतर है। जैसे एक बंदा, उसको स्वीट्स खाने का बहुत शौक है, या चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, या टॉफ़ियाँ खाने का बहुत शौक है, वो जितनी ज़्यादा होगी तो उतना वो दांतों के ऊपर डिपॉजिट होगा, तो उसके साथ साथ फिर वो उसके उतने ही उसके दांतों के ऊपर उसको नुकसानदेह होगा। अगर किसी ने खा भी लिया तो जो भी है, तो उसके बाद ये है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वाटर इनटेक जो है ज़रूर लेना चाहिए, या खाली ब्रश मार लें। विदाउट पेस्ट आप खाली ब्रश भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो मिसवाक रखिए तो मिसवाक कर लें, ताकि दांतों के ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट ना हो। बिल्कुल जी। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, टोबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? वो काम बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? बिल्कुल जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो स्मोकिंग तो मैंने तकरीबन 20 दिन पहले छोड़ दी हुई है, लेकिन जो मेरी टीथ है ना वो अभी तक डार्क कलर के हैं, जैसे निकोटीन का कलर ऊपर लगा होता है ना, या टार लगी होती है, तो उसके लिए मेरे को टिप्स लेनी थी कि उन्हें कैसे क्लियर करूँ। वो जो स्मोकिंग के हमारे जो स्टेन्स आ जाते हैं ना, उसको हम स्टेन्स बोलते हैं।
तो ये अगर तो बहुत लाइट है वो तो टूथपेस्ट के साथ ठीक हो जाएंगे, मिसवाक के साथ भी ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा डिपॉजिट हो गए हैं तो फिर ये है कि आप उनकी एक दफ़ा स्केलिंग कराएं किसी डेंटल सर्जन के पास जाके, उसके बाद उनकी पॉलिशिंग करवाएं, फिर उसको अपने आप को मेंटेन करें। बिल्कुल ये चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे टोबा से। इसके अलावा डॉक्टर, अगर हम ओवरऑल देखते हैं डिफरेंट ब्रिटल टीथ भी एक इशू आ जाता है जहाँ पर आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन होता है? क्या उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि दांतों की कमज़ोरी की वजह जो है मेन चीज़ है ये आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्ट डाइट लेते हैं तो आपके दांतों की जो एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो दांत पैदा किए हैं, जो दांत की हड्डी है बाहर का हिस्सा है स्ट्रक्चर, वो सबसे हार्डेस्ट होता है बॉडी के अंदर। जिसके दांतों की हड्डी कमज़ोर है तो उसके पूरे जिस्म की हड्डी कमज़ोर है, ये समझ लें। उसके पूरे जिस्म की बोन जो है ना वो कैल्सिफिकेशन उसकी पूरी नहीं है। तो इसलिए कैल्शियम इंटेक, जैसे हम मतलब मैंने आपको पहले बताया कि कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा करें, डाइट अपनी इम्प्रूव करें और उससे अपनी हेल्थ को बेहतर करें। ये चीज़। आपने कैल्शियम इंटेक की बात की, कितना इम्पोर्टेंट है कैल्शियम इंटेक अच्छा होना? और इन केस के आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं? इसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास मतलब मुख्तलिफ कंपनी के वो आ रहे हैं आजकल, पाउडर्स की शक्ल में आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जैसे इंश्योर पाउडर है जो बच्चों के लिए, पीडियाश्योर पाउडर आ रहा है, ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनकी शक्ल में उसको दे सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों के अंदर आप उनको वो कहते हैं मटन की शक्ल में उसको दें, कबाब की शक्ल में दें, फ्रूट की शक्ल में दें, उसको मिल्क शेक की शक्ल में दें, तो उसको किसी न किसी डिफरेंट फॉर्म में, ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। तो जैसे जैसे बच्चों का टेस्ट डेवलप होगा उसका इंटेक बेहतर होगा तो वो बेहतर रहेगा। ये चीज़ आएगी। जब बच्चों के लिए आई थिंक स्पेशली ज़्यादा मुश्किल होता है, और वो जो कैंडी या डिफरेंट और चीज़ें जब इनटेक कर रहे होते हैं, इससे पहले कि हम अपने सवाल की तरफ जाएं, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फातिमा नासिर साहब, वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर आपको और डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत सारा सलाम रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। नई ख्वाहिशात आपके लिए और पत्तों की खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बड़ा जबरदस्त किस्म का आप प्रोग्राम करती हैं और मुझे ये बड़ी खुशी होती है कि आप अपने नाजरीन के लिए सेहत की जो सहूलतें हैं उनको मलूज़े खातर रखते हुए बड़े जबरदस्त किस्म के डॉक्टर साहबान को मदऊ करती है। सिटी 41 की सारी टीम को और आपके प्रोड्यूसर को मैं यहाँ पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि बचपन में जब बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं वो कितनी साल की उम्र तक दोबारा गिर जाते हैं और कितने साल तक जो पक्के दांत है ना जो कहते हैं हम, वैसे तो दांत अनमोल मोती होते हैं जिनका नेमुल बदल कोई नहीं है, खुराक को आजमे के लिए दांतों का होना जरूरी है, लेकिन जब कुछ लोग होते हैं कि वो मसनूई दांत लगवाते हैं, क्या मसनूई दांत जो है उनकी सफाई का तो ख्याल डॉक्टर भी कहते हैं रखें, क्या वो उतने जो दूसरे दांतों की निस्बत उनका कितने अरसे तक वो चल सकते हैं? दूसरा, ये बच्चों के जो दांत हैं वो कीड़ा लग जाता है 5 या 2 साल की उम्र के बच्चे को या 4 साल तक, तो क्या वो दांत दोबारा अगर आएगा तो वो ठीक आएगा? और दांतों के हवाले से भी थोड़ा जो है इसकी कैसे हिफाजत की जा सकती है, इनको कैसे सेहतमंद रखा जा सकता है, इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें। बाकी इनके लिए मेरी बहुत सी दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिनका सवाल था सबसे पहले तो बच्चों के हवाले से उन्होंने पूछा, और उसके अलावा बहुत सारे सवाल मतलब पूछे। मतलब उसमें यह है कि सबसे पहले बच्चों के जो दांत आते हैं ना, वो 2 साल की उम्र में बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं। जो प्राइमरी टीथ है वो 2 से 2.5 साल में मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद ये तकरीबन 6 साल तक चलते हैं, यही बच्चों के जो दांत होते हैं। फिर 6 साल से लेके 12-13 साल की उम्र तक जो बच्चों के दांत गिरते हैं और नए दांत आते रहते हैं। अगर आपने बच्चों के दांतों की हिफाजत कर ली जो प्राइमरी टीथ की है और उनमें केरीज ना हुई, यानी कि दांतों में कीड़ा ना लगा, तो फिर उनकी जो आने वाले दांत हैं वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी सही जगह पे आते हैं। अगर वो बच्चों के दांत वक्त से पहले गिर जाते हैं तो वो बच्चों में दांतों में टेढ़ापन शुरू हो जाएगा, जैसे जिसको कहते हैं मैलक्लूजन। तो फिर आपको वो दांतों की वो बच्चों की हड्डी है वो छोटी होनी शुरू हो जाएगी, डेंटल आर्ची जो होती हैं वो ब्रीक होना शुरू हो जाती हैं, नैरो होना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से जो प्राइमरी टीथ है हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों के प्राइमरी टीथ जो होते हैं इनको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं या मिल्की टीथ कहते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए। अगर किसी जगह पे कैविटी बन गई है तो उसकी फिलिंग करवानी चाहिए ताकि उसकी स्पेस है ना वो मेंटेन रहे।
तो उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले टीथ हैं वो ऐसा ऐसा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो अपनी सही जगह पे आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फातिमा नासिर आसिर मेरा हाथ बोल रहे हैं, सिंगर जी, फैसलाबाद तो जी जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर वो करेंगे? मेरे ने मैं बचपन से गुड़ बड़ा खादा तो मेरिया दादा सारियां भुल गईयां। जी 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 बिल्कुल, और कुछ पूछना माशाल्लाह चाहिए? सारे कहमा तो आप उन दाढ़ों का जो मतलब ख़राब हो चुके हैं उनका इलाज करवाएं ताकि वो आपके दांतों के जो मेंटेन रहे और आपके जो मेन चीज़ है वो आपका खाने पीने का सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जो कि ऑफ कोर्स ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक जब हम एक शख्स के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं तो बहुत सारे और लोग जो कि सिमिलर कंसर्न्स होती है जिनकी उनकी कंसर्न्स भी एक्चुअली में आंसर हो रही होती है। आई थिंक जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, गम प्रोटेक्शन या आपकी ओवरऑल टीथ प्रोटेक्शन, किस तरह की आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग टर्म अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? देखिए, जो टूथपेस्ट है जो बच्चों के लिए लहदा आती है, बड़ों के लिए लहदा है, सेंसिटिव टीथ के लिए लहदा है और मसूड़ों के लिए लहदा है, वो हर एक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक ही टूथपेस्ट को बार बार वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टूथपेस्ट नहीं भी है तो आप कम से कम खाली ब्रश जरूर कर लें, जो भी चीज़ खाएं पिए, ताकि वो चीज़ डिपॉजिट हो रही है वो दांतों के ऊपर ना आए। अच्छा, मिसवाक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है हमारे यहाँ और इनफैक्ट कहा जाता है कि वो सबसे ऑर्गेनिक एंड हेल्दी वे है। तो अगर इन कंपैरिजन हम रखें टूथब्रश या मिसवाक को, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है, इस पर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? फैसलाबाद से बात कर रहे हैं सनम, बच्चों के बारे में पूछना, दांत उनके बहुत टेढ़े हैं। जी जी बताएं, कुछ पूछेंगी, कुछ शेयर करेंगी? आवाज सुन पा रही है मेरी? हेलो। जी जी, कुछ पूछेंगी, कुछ शेयर करेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कॉल ड्रॉप हो गई है, अगर आप चाहें तो दोबारा कॉल कर सकते हैं उसी नंबर पर। जो बच्चों के दांत टेढ़े हैं ना, उनके लिए बेहतर हल है कि उनको किसी डेंटल सर्जन को चेक करें, जो उधर अलाइड हॉस्पिटल हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो वहाँ आकर उनको चेक कराएं ताकि उनका टाइम पे काम शुरू हो सके। अच्छा, बिकॉज टेढ़ेपन की अगर बात हो ही रही है जी जी, तो क्या इसको ब्रेसेस के साथ सॉर्ट आउट करना बेहतर रहता है या फिर सर्जिकल तरीके की तरफ जाना पड़ता है? देखें, वो मैंने इसलिए कहा कि बच्चों का दांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रेसेस तो एक खास स्टेज पे जाके लगते हैं। उससे पहले एक स्टेज आती है कि जिसमें बच्चों के दांत आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा है, उसकी जगह कम है, तो उनको तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसको कहते हैं प्री आर्थोडोंटिक। तो उससे यह है कि आप ब्रेसेस से पहले ही बच्चों को अगर आप चेकअप कराते हैं तो आप ब्रेसेस से जाने से बच सकते हैं और उनको मैग्निफिकेशन के साथ उसका ठीक हो सकता है। उसको मुख्तलिफ किस्म की अप्लायंसेस होती हैं, फंक्शनल होती हैं, उसके फंक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। और अगर उसमें क्राउडिंग है, यानी कि दांतों में जगह कम है और आर्च छोटी है, तो उसमें यह है कि किसी दांत को बच्चों को अगर टाइम नहीं निकाल लिया जाए तो वो बच्चों के आने वाले दांत जो अपनी सही जगह पे आते हैं। तो इसलिए हम ब्रेसेस से भी बच सकते हैं अगर टाइमली बच्चा हमारे पास पहुंच जाए। अच्छा, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एंड ऑल्सो एक और चीज़ जो कि आपको नॉर्मली पेरेंट्स के साथ नजर आता है, पर बच्चे के जो मिल्क टीथ हैं वो किस पॉइंट के ऊपर आपको निकाल लेने चाहिए, या किस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि दांत जो है वो ऑलरेडी आपका दूसरे दांत के पीछे नहीं आ रहा या फंस नहीं रहा? बिकॉज ये इशू बहुत सारे बच्चों में होता है जहाँ पे उनकी जो मिल्क टीथ है उनकी वजह से रास्ता रुक जाता है और जो एक्चुअल टीथ है वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ एंड ऑरल हेल्थ के हवाले से एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी मिसवाक और टूथब्रश के हवाले से। सो विच इज़ द बेटर ऑप्शन? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी एक ऑप्शन है जो कि आज मौजूद है, तो इन तीनों में से सबसे अगर आप बेस्ट टू वर्स्ट रेट करें तो कौन सा आपको लगता है सबसे बेहतर? देखिए, सबसे बेहतर यह है जो आपको सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल चीज़ है। और हमारे माशरे के अंदर गांव में, शहर में, हर जगह पे मिसवाक हमारे पास कुछ ना हो तो इवन के लेडीज़ के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए मिसवाक सबसे आम चीज़ है जो हम अक्सर नहीं करते और हम इसको मतलब अच्छा नहीं समझते। अगर हम मिसवाक करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जिसके साथ आपकी मेस्टिकेशन, आपकी पावर और आपके दांतों की मतलब सलाहियत बढ़ती है, उसकी बाइटिंग पावर बेहतर होती है। इसके साथ साथ ब्रश ज़रूर करें, ब्रश के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मिसवाक को बिल्कुल ना छोड़ें, इसके साथ आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। ये ठीक। अच्छा, एंड उसके अलावा जहाँ पर आई थिंक आज के वक्त में आपके पास इतना फास्ट फूड अवेलेबल है, क्या फास्ट फूड का भी कोई बैड या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है आपके दांतों के ऊपर? फास्ट फूड का मैंने कुछ ऐसे पहले बताया कि हम सॉफ्ट डाइट पे आते जा रहे हैं, बच्चे हार्ड डाइट की तरफ ज़्यादा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारे दांतों की मेस्टिकेशन, उसकी पावर ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है पूरी हो ही नहीं रही। तो इसी तरीके से जितनी भी हमारी ये पावर जब दांतों की जो चबाने की सलाहियत जो मसूड़ों की है, जो बाकी चीज़ों की है, ये एक्सरसाइज के साथ होती है। बिल्कुल। जैसे पहले बच्चे चने खाते थे, छली खाते थे, बादाम खाते थे, उसके साथ एक्सरसाइज होती थी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, चिन्नौट शहर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? पूछना था कि ना दाम जेल के अंदर से ना यानी कि लांग लाग चुकी है, उसको बेहतरीन साफ करने और ये क्लीनिक कराने से दाम यानी कि ठीक रहते हैं या कोई मसला तो नहीं बनता? बहुत समझ नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा सा ऊंची बोलें, आपकी आवाज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दाम उनके अंदर ना दाम लगी है, दाम सब अंदर से उसके बाद क्लिनिक कराने से या निशान कराने से किस सवाल की समझ नहीं आ रही? वो इतना पता लगा दांतों के अंदर निशान लगे हुए हैं कोई। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिनका कहना था कि उनके दांतों पर एक्सट्रीम डिस्कलरेशन हो चुकी है, तो उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? इनफैक्ट हम देखते भी हैं कि ओवर टाइम अगर आप बिल्कुल ख्याल नहीं करते अपने दांतों का तो डिस्कलरेशन हो जाती है, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव? देखिए, जो डिस्कलरेशन होती है एक होती है बचपन से, जो पैदाइशी तौर पे होती है, वो तो मतलब उसको ठीक करना मुश्किल होता है, वो तो उसका ट्रीटमेंट और है। ये एक जनरल डिस्कलरेशन है जो आपकी डाइट की वजह से होती है, या कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से होती है, या किसी चीज़ के खाने की वजह से होती है, जैसे चाय के निशानात हैं, पान खाने के निशानात हैं, जो बहुत सारी चीज़ों के हैं, ये ठीक हो सकते हैं। ये आप मतलब इसको ठीक करवा सकते हैं। किसी आप डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो उसको आपको तरीके के मुताबिक देख के वो आपको उसका गाइड कर देते हैं। तो जो आपके इंटरनल स्टेन्स होते हैं, जो कुछ मेडिसिन की वजह से होते हैं, बच्चों की पैदाइश के दौरान वो चीज़ होती है, को मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से भी होते हैं, तो इस वजह से उनको ठीक करना वो मतलब ब्रश के साथ वैसे ठीक करना मुश्किल होता है। अच्छा, स्केलिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे आपने खुद भी बात की कि डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आए, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अगर आप चाहें तो इसी नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाह रही थी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से। यूजुअली स्केलिंग के थ्रू कहते हैं कि आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, क्या इसमें कोई सच्चाई है? स्केलिंग का मतलब जो होता है ना, वो स्केल उतारना होता है। जैसे चीज़ों जम जाती हैं दांतों के ऊपर, ना के दांतों का रगड़ना, वो जो स्केल होता है, जो जब स्केल उतर जाता है आपके मसूड़े जो हैं वो दोबारा अटैच हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं। उनके साथ ये है कि दांतों की मतलब ग्रोथ बेहतर हो जाती है, और उसके साथ साथ स्केलिंग के बाद आप उनकी पॉलिशिंग करवा लेते हैं तो और बेहतर हो जाता है। लेकिन स्केलिंग की हैबिट डालनी नहीं चाहिए।
कि जी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्केलिंग करा लेंगे, दांत खराब भी होंगे, जो क्या हो गया, खुद मतलब अपने आप को इस चीज़ की तरफ लेके आएंगे। हमने दांत साफ़ करने हैं, सुबह को उठ के करने हैं, रात को सोते वक्त करने हैं, और हर चीज़ खाने पीने के बाद दांत को साफ़ करना है। तब आपको स्केलिंग की जरूरत भी फिर शायद ना आए, स्टेन्स है वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए? 2 दफ़ा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 1 दफ़ा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 3 दफ़ा करना चाहिए। देखिए, इसका कोई टाइम नहीं है। आप ये डिपेंड करता है कि आप जो भी चीज़ खा पी रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा कि सुनना तरीका जाएगा, जो भी चीज़ खा पी रहे हैं उसके बाद कुल्ली कर लें, कुछ नहीं कर सकते उंगली के साथ साफ कर लें। अच्छा, यानी कि बस कुल्ली कर लें, ब्रश नहीं करना, कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जो चीज़ें डिपॉजिट होती हैं वो नहीं होंगी। और अगर आपके पास टूथपेस्ट भी नहीं है, सिर्फ खाली ब्रश है तो वो कर लें, मिसवाक है तो वो कर लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 दफ़ा जरूर करनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मेरा बेटा है 15-16 साल का ना जी। जी, नूर अफ्ता। जी जी। तो उसके पूरे टीथ में इंफेक्शन हो गया है। अच्छा, तो उसके लिए कोई डॉक्टर साहब अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें। देखें, पूरे टीथ में जो इन्फेक्शन है वो आप उनको लाजमी देखें कि उनके मसूड़े खराब हैं या क्या मसला है, कहाँ पे इन्फेक्शन है। मुंह के अंदर है, मुंह के अंदर छाले तो नहीं निकले हुए, कोई ऐसी चीज तो नहीं है? छाले नहीं है। तो फिर आप उनको एक दफा हॉस्पिटल आके चेक कराएं ताकि उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थी जिनका सवाल इन्फेक्शन के हवाले से था। जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा कि ट्रीटमेंट ऑप्शन से पहले डायग्नोज किया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, सही बात किस तरह का इन्फेक्शन उनको हुआ है। उसके अलावा ऑफ कोर्स स्केलिंग की अगर हम बात करते हैं, एंड सेंसिटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को होते हैं। क्या कॉजेस होते हैं और क्या ट्रीटमेंट? सेंसिटिविटी की जो सबसे बड़ी काजेज है, एक तो जो मैंने आपको बताया कि जो मसूड़े जो खराब होना है, मसूड़े जब अपनी लिमिट से नीचे हो जाते हैं, दांतों की रूट्स नेकड होना शुरू हो जाती है, उस वजह से भी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। दूसरा उसकी वजह हमारी ब्रशिंग टेक्निक्स है। जब हम हार्ड ब्रश इस्तेमाल करते हैं और उसको एंगल से करते हैं और जहाँ पे रबिंग ज़्यादा करते हैं, हम प्रेशर ज़्यादा देते हैं, तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आता है वहाँ पे दांत घिसना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी हमारी डाइट्स हैं जिसमें एसिडिक ज़्यादा होता है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके साथ भी दांतों के ऊपर से हड्डी खराब होना शुरू हो जाती है, तो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। कुछ दांत जो केरीज लगती हैं, जब दांतों को कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, साथ पेन भी शुरू हो जाती है, फिर उसका आगे ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। एंड अगर वाइटनिंग की बात करते हैं, टीथ वाइटनिंग की, अगेन क्या करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए? टीथ वाइटनिंग जो है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। टीथ वाइटनिंग जो मतलब ब्लीचिंग इसको कहते हैं, वो जो मतलब उन दांतों में है जिनमें, जैसे आपको अभी आपने पहले सवाल किया था, डिस्कलरेशन हो जाती है या किसी जगह पे दांतों पे स्टेन आ जाता है, तो उसके लिए ये बेनिफिट रहती है। लेकिन ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ अरसे के लिए है, पीरियड के लिए, कुछ अरसे के लिए वो ठीक रहेंगे, उसके बाद दोबारा फिर करवानी पड़ जाती है। जी ठीक। एंड क्या इस तरह की, जिस तरह डाइट पे आई थिंक हमने काफ़ी बात की है, एंड आई थिंक डाइट सही में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हेल्थ एंड कलर के लिए। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बताएं, कुछ पूछें? जी, मैंने डॉक्टर से पूछना था कि डॉक्टर साहब मैंने स्केलिंग करवाई थी। जी। स्केलिंग के बाद मेरी प्रॉब्लम ये हो गई है कि दांतों में पीलापन ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गया है। इसके बाद से पॉलिश वगैरह कोई ऐसा कोई इशू होता है कि जिसकी वजह से अब तो ठंडा गर्म करना लगना भी ज्यादा हो गया? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिनका स्केलिंग के बाद अक्सर लोगों को सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, लेकिन वो ऐसा ऐसा जैसे जैसे वो वक्त गुजरता है, विद इन 1 or 2 वीक्स वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि डिस्कलरेशन भी ज्यादा बढ़ गई है। ये मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने स्केलिंग कहाँ से कराई है, कोई ऐसा केमिकल ने इस्तेमाल कर लिया हो किसी ने स्केलिंग के दौरान, क्योंकि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि जो मतलब नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। अगर इन्होंने किसी जगह से स्केलिंग ऐसी कराई है तो कोई ऐसी केमिकल के साथ वो ये होता है कि वो उसकी वजह से डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है। दांतों की पॉलिशिंग करवानी चाहिए थी ताकि वो बेहतर रहता, उसमें कोई ऐसा इशू ना होता। अच्छा, एंड
ऑफ कोर्स बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के भी डिफरेंट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज कई दफ़ा उनके दांतों पर इम्पैक्ट करने लगते हैं। क्या इस तरह की सिचुएशन में करना चाहिए या ओवरऑल किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं? बच्चे तो आपको पता है किस तरह से होता है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वकास बात कर रहा हूँ मंडी क्वार्टर से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी एक जो दाढ़ है ना उसका छोटे छोटे पीसेस उतर रहे हैं। मैंने 1-2 दफा उसकी फिलिंग भी करवाई है, लेकिन ना वो फिलिंग उखड़ जाती है। अच्छा। विदिन अ 2 days। ठीक हो गया, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे वकास, जो कि बात कर रहे थे। वो ऐसे है कि उसकी फिलिंग मुकम्मल करवा के उसके ऊपर कैपिंग करवा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। ऑफ कोर्स जिस तरह से हमारे कॉलर भी बात कर रहे थे कि कई दफ़ा आपके गम्स जो हैं वो पील ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, कोई खास वजह रहती है डॉक्टर साहब इस बारे में? देखिए, गम्स के जो पील होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी डिजीज से आती हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जिसकी वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से भी गम्स आते हैं। हाई प्रोटीन डाइट की वजह से भी मतलब मसूड़ों में मसला बनना शुरू हो जाता है और बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मसूड़ों को जैसे जितना आप अपने गम्स को मजबूत रखेंगे उतना आपके टीथ मजबूत होंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ के हवाले से डिफरेंट डेंटल इश्यूज जो कि आई थिंक फ्रॉम टाइम टू टाइम हम सबको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। डॉक्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के वक्त में आई थिंक आप किस तरह से अपनी डाइट को लेकर चलते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पोटेंशियल फूड आइटम्स हैं जो कि आपकी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए और कौन से आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए? देखिए जी, हर इंसान की डाइट जो है ना, अल्लाह ताला ने मतलब हर एक के लिए अपने अपने उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक है। लेकिन जो भी चीज़ आप खाएं पिएँ उसको अच्छे तरीके से, मतलब उसमें जो न्यूट्रिशन है, जैसे प्रोटीन डाइट है, दूध है, दही है, ये अगर आप लेते हैं तो उसके साथ आपके काफ़ी बेहतरी से निशुनुमा होती है। ऐसे ही नट्स हैं, ये बादाम है, मूंगफली है, अखरोट हैं, अगर आप ये लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है। कुछ नहीं हो सकता तो मतलब गरीब से गरीब बंदा भी, गांव के अंदर भी चने मतलब जो है बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा और आपकी ये क्या कहते हैं, सब्जियों में आप आ जाएं, सब्जियों में तो बहुत बेहतर तरीके से आप देखें, आप सैलड लेते हैं, सैलड का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है, गम्स के लिए बहुत बेहतर है। इसी तरीके से, लेकिन ये है कि मीठी चीज़ों से ज़्यादा बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जैसे टॉफ़ियाँ आ रही हैं बच्चों के लिए, स्टार्चेज आ रहे हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि वो जो स्टिकी फूड जितनी भी होगी ना, दांतों के ऊपर चिपकेगी या दांतों के ऊपर लगी रहेगी, वो उसको नुकसान देगी। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर आप अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर देंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। जी, अभी भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अगर आप चाहें तो उसी नंबर पर दोबारा कॉल कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। डॉक्टर, दांतों जब ये आपकी विजडम टूथ की हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ी मेजर कंसर्न रहती है। किस उम्र में विजडम टूथ आपका निकलता है और कई दफा अगेन रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से या तो उग नहीं पाता या तो टेढ़ा या गलत जगह पे उग जाता है, कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मतलब स्पेशली ये हमारे अल्लाह ताला ने 3 विजडम टीथ रखे हैं। एक जो पहला मोलर टीथ है उसका हम फर्स्ट मोलर कहते हैं, वो 6 साल की उम्र में आता है। वो बच्चा जब मतलब उसके प्राइमरी टीथ के साथ साथ उसकी पहला जो मतलब 6 साल की उम्र में हम उसको कहते हैं फर्स्ट मोलर टूथ। उसके बाद दोबारा एक नया आता है दूसरे नंबर पे, वो आता है 12 से 13 साल की उम्र में। उसके बाद जो लास्ट मोलर टूथ है जिसको हम अक्सर लोग विजडम टीथ कहते हैं कि सिर्फ वही विजडम टीथ है, वो आता है 18 साल की एज के बाद। बाद लोगों में वो पूरा सही तरीके से नहीं निकलता, उसका तिरछा हो जाता है, जो नीचे मतलब उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती,
उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे ही किसी को जो मालूम हो कि उसके जमने में प्रॉब्लम है तो वो फौरी तौर पे अपने डेंटल सर्जन से रब्ता करें और उसका एक्सरे करवा के उसकी पोजीशन को देखें। बाद उसके पीछे इन्फेक्शन की वजह से वो दांत का जो दर्द है वो कानों में चला जाता है, गले में चला जाता है, उसकी वजह से सिस्ट डेवलप भी हो सकती है। नहीं बिल्कुल तो आपने ये चीज मतलब ये चीज आती है। सही पॉइंट आउट किया कि इसलिए इसी को अपने टाइम पे अगर आप टाइमली इसको चेक करवा लेते हैं तो आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। कॉलर हमारे गिलगित से हमारे साथ मौजूद हैं, काफी ठंडे इलाके से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम, आराम बात कर रहा हूँ गिलगित से मैडम जी। कैसा मौसम है गिलगित में? हमारी तो सर्दियां अभी शुरू हो रही हैं, आपका वहाँ पे कैसा मौसम है? यकीन करें मैडम, बिस्तरों में सोते हैं लेकिन को भी बहुत ठंड होती है। अच्छा जी, हम तो इंतजार कर रहे थोड़ी सी ठंड फैसलाबाद की तरफ भी अगर आप रवाना करते हैं। बताएं जी, कुछ पूछेंगे कुछ शेयर करेंगे? ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम, आपका बहुत प्यारा शो है, मैं अक्सर तौर पे आपका शो हर बार देखता रहता हूँ। तो दूसरी बात मैडम, जो मैं कोई चीज खाता हूँ ना तो हल्का मिसाल तौर पे ब्लीडिंग टाइप खून का सा साथ टच हो जाता है। अगर सेब खाता हूँ ना काट के तो मतलब कोई चीज भी थोड़ा सा सोडो तो खून आना लग जाता है हल्का सा ना, जब खाता हूँ, अदरवाइज नहीं जब कोई चीज खाने लगता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद है गिलगित से, उनका कहना था कि दांतों में सेंसिटिविटी आई थिंक उनको इशू महसूस होता है। वो सेंसिटिविटी का मैंने उनको बताया कि इनका मसोड़ों का मसला होगा वहाँ पे, क्योंकि उस एरिया में जो प्रॉब्लम है तो वहाँ पे गिलगित में बहुत अच्छे डेंटल सर्जन अवेलेबल हैं, तो उनको एक दफ़ा चेक कराएं ताकि जो उनकी सेंसिटिविटी अगर दांत को कीड़ा लगने की वजह से है या मसोड़ों की खराबी की वजह से है वो उसके मुताबिक ठीक हो सके। बिल्कुल जी। और आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो क्या मौसम का भी इम्पैक्ट होता है दांतों? मौसम का भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो जहाँ पे जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा या किसी चीज़ का है कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडक है तो वो सेंसिटिविटी फील होगी। अच्छा। जैसे सर्दी फील होती है हमें किसी भी चीज़ के लिए, सर्दी मतलब वो टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर कम होता है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए दांतों को भी ज़्यादा ठंड की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। अच्छा, तो ये एक्चुअली में ज्यादा ठंड की वजह से, इसीलिए कई दफा होता है कि आपको गर्मियों में आपके दांत ठीक होते हैं लेकिन सर्दियों के मौसम में आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ज्यादा होती है। अच्छा, एंड क्या मेयर्स होने चाहिए आपके ओवरऑल, अगर हम सिर्फ जनरल डे टू डे लाइफ में हमने बात की ब्रशिंग टेक्निक्स के हवाले से, जरूर उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। डायरेक्शन क्या होना चाहिए आपके टूथब्रश का, एंड अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट कितना होना चाहिए? देखें, जो डायरेक्शन है दांतों ब्रश की वो ये है कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में रखना चाहिए, दांत को पूरा सीधा मतलब इस तरीके से रखना चाहिए, सीधे, यानी कि ऐसे तिरछा नहीं मतलब करना, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में आप लेके आए उसको, हर एंगल पे उसको, बाकी चीजें ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मैं आया तो मैं अपना मॉडल साथ लेके आऊंगा, फिर मैं आपको ब्रशिंग टेक्निक समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से उनको करना चाहिए ये चीज। बिल्कुल जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हेलो जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपकी आवाज। डॉक्टर साहब से पूछना कि मेरे जो गम्स हैं इनमें रेशा पड़ा हुआ और टीथ टूट रहे हैं और बहुत ज्यादा पेन है इनमें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थी जिनका कहना था कि उनके दांतों में रेशा हो गया जिसकी वजह से टूट रहे हैं। आई थिंक इसमें दांतों में रेशा जो है वो बहुत सारी, जैसे मैं आपको पहले बताया कि बहुत सारी डिजीज की वजह से होता है। अगर उनका हो सकता है वो डायबिटिक हो या बाकी उसके साथ एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम ऐसा हो कि जिसकी वजह से उनके दांतों में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके दांत टूट रहे हैं, कैरीज ज़्यादा होंगी, वो उनको चाहिए कि अपने आप को लाजमी किसी डेंटल सर्जन के पास जाएं, उनको चेक कराएं, या लाइट हॉस्पिटल आएँ, वहाँ पे आगे चेक करा के आप कंसल्ट कर सकते हैं। और कई दफ़ा जिस तरह आपने बात की कि विजडम टूथ का जो दर्द है या दांतों का कोई मसला कई दफ़ा आपके कान और सर तक चला जाता है, तो ये किस तरह से मुमकिन होता है? जी, जो विजडम टीथ बार का जैसे मैंने को बताया ना कि पीछे फंस जाता है, मतलब वो सही तरीके से उसकी इरप्शन नहीं होती, निकलता नहीं है, वो मुंह के अंदर ओरल कैविटी में वो अपीयर नहीं होता, तो वो पीछे प्रेशराइज करता है दांत की जो जबड़े की हड्डी है, वो जा की जो हड्डी होती है जिसको हम ये मैंडिबल कहते हैं, जो कंडाइल के साथ उसके साथ उसका प्रेशराइज करती है। चूंकि कान का तलक भी पीछे साथ ही आता है और गले का तलक भी है, तो उसको ओवर प्रेशर की वजह से वो हमारी जो नर्व पास हो रही होती है
उसको प्रेशराइज करके कान पट्टियों तक दर्द होता है इसका। नेक में दर्द होता है, मसल की अटैचमेंट के साथ होती है, जो हमारे पट्टे हैं उसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए वो सारे पूरे उस एरिया को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसको हम बात का मतलब हम इसको लेबल भी करते हैं TMPD, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन डिसऑर्डर सिंड्रोम। बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि मसल जो है ना हमारे वो साथ इन्वॉल्व होते हैं, जाह के मसल दर्द करते हैं, सर के मसल दर्द करते हैं और जो जबड़े की हड्डी है वो मुतासर होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।